नमस्कार दोस्तों, आज जहां पूरे देश की निगाह 2024 के बजट पर है, उसी की चर्चा के लिए उसमें जनता को किस तरीके का राहत सरकार दे सकती है और क्या राहत देनी चाहिए, उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुकुल जैन जी, जो कि मैनेजमेंट और फाइनेंस के अच्छे प्रोफेसर हैं और सेबी रेगुलेटेड के बिहाफ पर इन्वेस्टर्स को जागरूक करते हैं। देश के अंदर जागरूकता अभियान चलाते हैं। अभी तक पिछले 8 वर्षों से 800 से ज्यादा कार्यक्रम भाई साहब कर चुके हैं, जिसमें कि इन्वेस्टर्स को जागरूक कर रहे हैं कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार मुकुल जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस 2024 के बजट को, जिसमें कि सरकार को हर एक सेक्टर का ध्यान रखना है, जनता को भी राहत देनी है और आने वाले स्टार्टअप स्किल इंडिया को भी बढ़ावा देना है? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, ये मोदी सरकार का थर्ड टर्म है और इस थर्ड टर्म में जैसे आपने सही कहा कि लोगों की निगाहें हैं इस बजट में। और चूंकि सरकार अभी फुल मेजॉरिटी से नहीं है, तो सबकी निगाहें होंगी कि आप राहत करेंगे इस टैक्स, क्रांतिकारी टैक्स आएगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इसमें थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही थी, थोड़ा सा आप और थोड़ा सा हाँ सही प्लीज। क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभी है वो है रोजगार। सरकार के सामने रोजगार देने की सबसे बड़ी चुनौती है देश में। और स्पेशली देखिए, अभी कुछ साथियों के चुनाव भी हैं साल के अंत में, तो सरकार को वही देखना है बजट में कि रोजगार के लिए सरकार क्या कर सकती है। मैं समझता हूँ कि एमएसएमई, मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनके लिए इंसेंटिव देने चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रोजपरक उद्योग है। और कुछ ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए जो कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहां पर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट आएगा। अदरवाइज देखिए, सर्विस सेक्टर ठीक है वहां, लेकिन इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फिर इन्फ्लेशन सबसे दूसरा बहुत बड़ी चुनौती इस समय जो है देश में, वो इन्फ्लेशन। और खासतौर पे फूड आइटम्स का, सब्जियों का, फलों का इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है। उसके लिए इस बजट में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि किसानों का भी नुकसान ना हो और मिडिल क्लास या छोटे तबके को भी राहत मिले, महंगाई से राहत मिले। अभी आपने बात की इन्फ्लेशन की, जो फूड आइटम है उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा खर्च होता है। क्या लगता है आपको कि बजट में कोई ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश करेगी सरकार, जिससे कि जो कीमतें बढ़ती हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, उसमें भी कुछ कमी देखने को मिले आने वाले समय में? देखिए, गवर्नमेंट का अभी जो जोर है वो ईवीज पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है। तो गवर्नमेंट उसके लिए अभी भी हमारे यहाँ एक सेक्शन में उसके लिए इंसेंटिव है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने लिए कार खरीदते हैं या टू व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको उसके लिए टैक्स में राहत मिलती है। गवर्नमेंट उसके लिए और सब्सिडी भी दे रही है, उसके लिए लोन के लिए भी सब्सिडीज है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि धीरे धीरे ईंधन से, जो फ्यूल डीजल पेट्रोल से राहत देकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, जिससे कि जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बने, जिसके लिए रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी बहुत ज्यादा प्रयत्नशील हैं। तो मैं समझता हूँ वो ही एक गवर्नमेंट के एजेंडे में है। और बाकी अगर गवर्नमेंट और कुछ उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, अगर फ्यूल में कुछ कमी ला सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, मैं समझता हूँ। क्योंकि डीजल और पेट्रोल एकदम से तो खत्म नहीं हो सकते हैं जैसे, तो उसमें भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात हो रही है कि भारत को जो एक अच्छी महाशक्ति बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम कर रहे हैं, तीसरे स्थान से पहले स्थान पर लाना है, पांचवें स्थान से दूसरे पे लाना है। उसके लिए क्या लगता है आपको, जो सेमीकंडक्टर की यूनिट्स अभी इंडिया के अंदर तो लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी एक डिफेंस के अंदर भी भारत अपनी पूरी भूमिका निभाने के लिए क्या डिफेंस सेक्टर का भी बजट बढ़ाएंगे इस बार सरकार? जी, मुझे तो लगता है बिल्कुल बढ़ाएंगे। और पिछले बजटों में भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काफी ध्यान दिया है। और क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि उसमें इंडिजिनाइजेशन हासिल हो इंडिया का, इंडिया दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। और अभी देखिए, अमेरिका के सबसे बड़ी जो वेपन्स डिफेंस बनाने वाली कंपनी है, लॉक एंड मार्टिन, उसके सीईओ अभी इसी पिछले हफ्ते ही हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने आए हैं। तो इसका मतलब वो यहाँ पर अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं डिफेंस का, तो इंडिया के कोलैबोरेशन में। तो इस तरह के बहुत सारे घोषणाएं मैं समझता हूँ कि होने वाली है। अभी आपने बताया कि जैसे डिफेंस की बाहर से, विदेश से कोई यूनिट भारत के अंदर आने वाली है, तो इससे
माना जाएगा कि रोजगार के अंदर भी बहुत ज्यादा भारत को उम्मीदें रहेंगी कि भारत के नागरिकों को रोजगार मिले। तो क्या लगता है कि इस बजट के अंदर रोजगार का निर्माण हो सके, ऐसे भी कोई सरकारी कदम उठेंगे? मैं समझता हूं कि सरकार को जरूर ऐसे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि रोजगार एक सबसे बड़ा चुनौती है, चैलेंज है। मोदी सरकार कुछ ही सीटों से कम रह गई थी, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो दूसरे दलों पे निर्भर है, और ये सच भी है, सत्य भी है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूँ, बहुत सारे तरह तरह की पॉलिटिकल अटकलें लगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि रोजगार उसका बहुत बड़ा एक रीजन है। तो बिल्कुल सरकार को बजट में इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है जो टैक्स के स्लैब्स हैं उसके अंदर भी भारत सरकार को बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है इस बार, एक जिसको देखिए कह देखिए, हम तो चाहेंगे कि हो कुछ उसके अंदर राहत हो। अभी सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने आम आदमी के लिए कंफ्यूजन हो गया है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का। आम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं, न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। और अभी भी देखिए, अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है। जैसे कि आप जानते हैं, ज्यादातर जो पब्लिक है वो जी। आखिरी हफ्ते में या आखिरी 15 दिन में ही अपना टैक्स रिटर्न फाइल करती है। तो मैं ये मुझे सुनने में आ रहा है कि बहुत लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जाएं, तो न्यू टैक्स रिजीम, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं अपनी रिटर्न, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म है फॉर्म 10(1)(EA। अगर वो फॉर्म आपने नहीं भरा तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में वो अलाउ नहीं करेगा। हम मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को या तो दोनों को एक मर्ज कर दें। नए टैक्स रिजीम में देखिए टैक्स स्लैब्स कम है, तो टैक्स स्लैब को थोड़ा सा उनको उसको भी रखें या उसको थोड़ा सा ट्विकिंग कर दें। और क्योंकि नए टैक्स स्लैब में आपको वो सारी फैसिलिटीज नहीं है, सेक्शन चैप्टर 6A जिसे बोलते हैं, सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, 80E, ये सब सुविधाएं उसके अंदर नहीं मिलती आपको, सारे डिडक्शंस नहीं मिलते। तो या तो डिडक्शंस भी दें और कुछ उन दोनों को कंबाइन करके एक ही टैक्स रिजीम बनाए, या फिर पुराने टैक्स, अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती तो पुराने टैक्स स्लैब में भी, क्योंकि देखिए पहला आम जो नॉन सीनियर सिटीजन है, फर्स्ट 2.5 लाख इज टैक्स फ्री, नेक्स्ट 2.5 लाख इज 5%, नेक्स्ट 5 लाख इज स्ट्रेट अवे 20%। 5% के बाद सीधे 20% है, उसको कम से कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये 2.5 लाख की जो मिनिमम लिमिट है ये भी बढ़ा देनी चाहिए। देखिए आजकल 2.5 लाख की कोई वैल्यू नहीं रही, जिस तरह से महंगाई और इन्फ्लेशन है। तो ये ओल्ड टैक्स स्लैब और अभी चलेगा। ओल्ड टैक्स स्लैब में ज्यादातर जो मिडिल क्लास है वो ओल्ड टैक्स स्लैब ही भर रहा है। और देश में जितना इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो आप पीपीएफ ले लीजिए, चाहे आप एनएससी ले लीजिए, चाहे बैंक के फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए 5 साल के, चाहे इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, चाहे न्यू पेंशन स्कीम ले लीजिए, ये लोग इसीलिए लेते हैं कि उनको एक टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अब जी। गवर्नमेंट चाहती है कि साहब वो यूरोप के देशों की तरह या वेस्टर्न अमेरिका की तरह लोग अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो वो नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। और लोगों के पुराने प्लान चले आ रहे हैं, किसी का पीपीएफ चला आ रहा है 10 साल से, तो 11वें साल में तो उसमें डालेगा ही ना पैसा। वो न्यू टैक्स रिजीम में आके तो उसको फिर नुकसान है। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार को थोड़ा सा ओल्ड टैक्स स्लैब में टैक्स रेट कम करने चाहिए, और मिनिमम स्लैब 2.5 लाख को बढ़ा देना चाहिए उसको। दूसरा अभी एक क्या? और ओल्ड, जी हाँ सॉरी, हाँ जी जी, बताइए बताइए, आप कुछ कह रहे थे प्लीज। एक ओल्ड टैक्स स्लैब में देखिए एक सेक्शन है, एक सेक्शन 80TTA। इसके जी अंतर्गत जो सेविंग अकाउंट में जो हमारा को इंटरेस्ट मिलता है, उसमें 10,000 तक की छूट है। मान लीजिए बिल्कुल। आपको 50,000 का इंटरेस्ट मिला, तो उसमें 10,000 आपका नॉन टैक्सेबल होगा, 40,000 आपका टैक्सेबल होगा। तो जी मेरा ये भी मानना है कि आज 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कोई इंटरेस्ट को इसको 10,000 से कम 25,000 तो करें। सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80TTB है, जिसमें 50,000 की छूट है। अब सीनियर सिटीजन की जो इनकम है वो सिर्फ इंटरेस्ट से ही आती है। जो पेंशन है वो भी एक तरह का इंटरेस्ट है, जी। तो उसमें सिर्फ उसको 50,000 की छूट मिल रही है। उसकी भी 50,000 की अब वैल्यू बहुत कम हो गई है, उसको 50,000 से 1 लाख रुपए कर देना चाहिए। जी। अभी बजट की, जैसे थोड़े समय में ही बजट शुरू हो जाएगा,
अभी मार्केट को अगर देखें, हम शेयर मार्केट को भी देखें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा वो रखते हैं और सबको बताते हैं, गाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मार्केट ने भी अपना मूड थोड़ा सा डाउन दिखाया है। अभी अगर हम अभी की बात करें, जिस समय हम बात कर रहे हैं, 135 पॉइंट मार्केट डाउन चल रहा है इस समय। सेंसेक्स 135 पॉइंट डाउन है। क्या लग रहा है आपको कि मार्केट नहीं, जबकि फॉरेन के मार्केट ने तो रात अच्छा करा था, उनको तो लग रहा था कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट अभी क्रैश, मतलब थोड़ा सा डाउन पे है। क्या लगता है आपको? देखिए, मार्केट में थोड़ा सा फियर, स्टॉक मार्केट तो हमेशा एक सेंटिमेंट पे चलता है। बजट से पहले थोड़ा सा फियर है कि कुछ कैपिटल गेन के रेट ना बढ़ा दें, क्योंकि अभी तक कैपिटल गेन जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर एक साल के अंदर हम अपने शेयर बेचते हैं और उससे हमें मुनाफा होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% है उसका टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर एक साल के बाद हम अपने शेयर्स बेचते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, 1 लाख के बाद फिर 10% है। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा टैक्स बढ़ गया इसमें तो फिर मार्केट और थोड़ा डाउन जाएगा अभी 2-3 दिन। लेकिन अगर ये सेम रखते हैं, मार्केट में ये फियर है अंडरलाइन, अगर ये सेम भी रखते हैं तो मार्केट बजट के बाद उठेगा, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा एक, जिसे कहते हैं, सस्पेंस रहता है, तो सस्पेंस की वजह से वैसे भी थोड़ा सा बिकवाली हो जाती है उस दिन। पहले जब बजट आते थे तो सबको चिंता रहती थी कि उनके घर का बजट कितना बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, लेकिन अब जो बजट आते हैं उससे सबको ये एक उम्मीद रहती है कि पूरे देश का बजट है, हमारे को रोजगार में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, बिजनेस के अंदर क्या क्या आगे आने वाले समय में सरकार करेगी कुछ, तो उसके लिए ज्यादा आज सेंटर फोकस हो गया है। क्या लगता है आप? जी देखिए, इसका कारण यह है कि देश में एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। एक आम व्यक्ति भी अब आजकल पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबके हाथ में मोबाइल है, तो आपके पास काफी न्यूज आती है, तो एक आम जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ी है। तो उसकी वजह से अब लोग मैक्रो दृष्टि से देखते हैं, ना कि माइक्रो दृष्टि से, सिर्फ अपने परिवार का नहीं देखते, देश का और बल्कि विश्व का भी उसके अंदर सिनेरियो देखते हैं कि उसका विश्व की कोई घटना का हमारे देश में क्या असर पड़ेगा या हमारे देश की घटना का विश्व में क्या असर पड़ेगा। तो ये उसका ये रीजन है। आपको क्या लगता है कि जब ये बजट पढ़ा जाएगा तो हमारे आम आदमी को के लिए क्या उम्मीदें हैं? एक आम आदमी को क्या उम्मीद करनी चाहिए? अभी आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आम व्यक्ति, अगर आप देखें पिछले 4-5 साल में, अभी हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आम व्यक्ति, एक कॉमन मैन जुड़ा है स्टॉक मार्केट से पिछले 5-6 साल में, बहुत जबरदस्त जुड़ा है, म्यूचुअल फंड से हो या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से हो। इसलिए आज हमारा स्टॉक मार्केट पहले सिर्फ फॉरेन बायर्स के ऊपर निर्भर था। अगर किसी भी दिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ज्यादा बिकवाली कर देता तो मार्केट बहुत तेजी से गिर जाता था। अभी क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो अभी क्या है कि एक मेरी ये इच्छा है कि डिविडेंड्स जो हमें मिलते हैं, अगर हम शेयर धारक हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है कंपनी से, उसके ऊपर टैक्स लगता है और वो टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है। चाहे 5% में आए, चाहे 10% में आए या 20% में आए, 30% तक भी चला जाता है कई लोगों के। डिविडेंड क्या है कि प्रॉफिट का एक अंश है, लाभांश जिसे बोलते हैं। जी। अगर कंपनी अपना टैक्स दे रही है अपने प्रॉफिट पे, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट के बाद ये लाभांश बांटती है, तो उसके ऊपर फिर आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो एक डबल टैक्सेशन हो गया। जबकि पहले डिविडेंड टैक्स फ्री हुआ करता था। तो एक कॉमन आदमी भी आजकल, चाहे वो 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है या 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको जो डिविडेंड आ रहा है, चाहे उसको 500 रुपया आ रहा है, 100 रुपया भी आ रहा है, वो भी टैक्सेबल है। तो डिविडेंड टैक्स फ्री होना चाहिए। और प्लस महंगाई तो है ही, जो मैंने वो बोला कि ओवरऑल जनरल गुड्स की, फूड आइटम्स की महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक है, आपने बिल्कुल आम आदमी के लिए, आम आदमी को जो चीज चाहिए उसके बारे में अपनी बात बहुत अच्छे से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। अभी हम बात कर रहे हैं बजट से पहले की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे बजट के बाद जो बजट के मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो एक आम आदमी को प्रभावित कर सकते हैं, आम आदमी को समझने चाहिए, उस पर हम शाम को एक बार आपसे बैठ के आपके साथ चर्चा करेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।